पीजीटी की परीक्षा नज़दीक आ गई। 17 या 18 जून में से किसी एक दिन हिंदी की परीक्षा है और आज का ये जो शीर्षक है छंद, आपको भी मालूम है कि यह इतना इम्पोर्टेंट शीर्षक है कि इससे निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जाना है। छंद एक ऐसा शीर्षक है जो अक्सर विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि दोहा सोठा दो चीज़ें हाई स्कूल इंटर स्तर तक हम पढ़ते आते हैं, लेकिन उसको कैसे छंद के रूप में हम पढ़ते हैं, छंद का विभाजन कैसे किया जाता है, ये बड़ी समस्या वाली बात हो जाती है। तो आइए एकदम आराम से इसको समझते हैं। छंद जो कुछ भागों को मिलाकर बनता है, जैसे हम छंद को कैसे पहचानेंगे, छंद के बारे में कैसे जानेंगे, तो उसके लिए उसके कुछ अंग बने हुए हैं। जैसे पहला है वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, तो कोई भी काव्य होगा बिना अक्षरों के तो हो नहीं सकता है। दूसरा होता है मात्रा, तो मात्रा भी आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा होगा कि हिंदी में 3 तरह की मात्राओं का वर्णन किया जाता है, लघु, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व को हम यहाँ लघु और दीर्घ को गुरु, दो तरह से छंद में लघु और गुरु मात्रा का वर्णन किया जाता है। तीसरा होता है गति, मतलब उसका जो फ्लो है, साहित्य का काव्य का जो फ्लो है वो कैसा है। फिर होता है यति, यति का अर्थ होता है विराम, जो कॉमा होता है ना, जहाँ पर थोड़ा सा अपने भावों को स्थापित करना होता है, थोड़ा सा अपने भावों को नियंत्रित करना होता है, यानी काव्य में वह स्थान जहाँ एक अल्प विराम होता है, जहाँ से लय बदल जाती है, उसे विराम यति कहते हैं। तुक काव्य की पंक्तियों के अंत में आने वाले जो शब्द होते हैं वह अक्सर तुकांत ही होते हैं, वही साहित्य के स्वरूप में बताया भी गया है। तो तुक जो पहली पंक्ति का अंतिम अक्षर है और दूसरी पंक्ति का भी अंतिम अक्षर है, और ऐसे क्रम से चलता जाता है। तो तुक साहित्य और छंद के मुख्य भाग होते हैं। फिर होता है चरण। अब आप नीचे जब पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि सामान्यतः छंद चाहे जो भी हो, वर्णिक हो, मात्रिक हो, जो भी हो, उसके कुछ चरण निश्चित होते हैं। और अंतिम होता है गण। गण मात्राओं से आधारित होता है, जैसे यगण, मगण, तगड़, जगड़। तो ये कैसे होता है, लघु गुरु, गुरु लघु, या 2 लघु 1 गुरु, या 2 गुरु 1 लघु, तो उसकी एक अलग व्यवस्था है। छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद। किसी भी चीज को समझना हो ना, तो पहले उसके शब्दों के अर्थ को समझना चाहिए। जैसे अगर हम लिखते हैं मात्रिक छंद, तो मात्रिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मात्रा, अर्थात वह छंद जिसमें मात्राओं की विशेष व्यवस्था होती है वह मात्रिक छंद कहलाता है। अब ये मात्रिक छंद ही ज़्यादातर मुख्य होते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इन मात्रिक छंदों से ही प्रश्न बनते हैं, वे प्रतियोगी प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको विशेष रूप से समझ लीजिएगा। मात्राओं की व्यवस्था पर आधारित छंद को मात्रिक छंद कहा जाता है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद का मतलब हुआ, सम मतलब समान, अर्थात जहाँ पर मात्राओं का क्रम समान हो। और क्रम कहाँ समान होगा, इसके लिए हम चरण देखेंगे, अर्थात काव्य के प्रत्येक चरण में जहाँ समान मात्राओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। अब इन सममात्रिक छंदों में 4 प्रकार के छंद आते हैं, चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और
हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। आपकी परीक्षा में ज़्यादातर यह पूछा जा सकता है कि रोला किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक, अर्धसम या विषम या कोई और भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक ऐसे ही अर्धसम मात्रिक छंद होता है। अर्धसम मात्रिक छंद अर्थात आधा एक समान और आधा एक समान। हमने पहले ही पढ़ा कि किसी भी काव्य के 4 चरण होते हैं। तो 4 चरणों में चौपाई में, रोला में, गीतिका में, हरि गीतिका में ये जो चारों होते हैं ना, वे चारों एक बराबर मात्राओं वाले छंद होते हैं। एक बराबर मात्राएं होती हैं सब में। और इसका एक ट्रिक भी है, चारों गीत हरि गीतिका, चारों से 4, चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। लेकिन अर्धसम मात्रिक छंद में ये जो पहला और तीसरा होता है वह एक जैसा होता है और दूसरा और चौथा एक जैसा, अर्थात पहले और तीसरे चरण में एक समान मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में एक समान मात्राएं होती हैं। जैसे दोहा। अब हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा यही कंफ्यूज होते हैं, दोहा और सोरठा में 13, 11, 11, 13, किस में 13 होगा, किस में 11 होगा। इसकी भी ट्रिक आगे बताते हैं। देखिए, दोहा में भी 4 चरण ही होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और अगर दोहा याद है तो इसका ठीक उल्टा सोरठा होता है। अब देखिए, दोहा 2 अक्षरों से बना है तो इसका जो पहला वाला भाग है वो अधिक है। सोरठा में 3 अक्षर हैं लेकिन इसका पहला भाग कम है, अर्थात दोहा ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब दोहा में पहले तीसरे में 13 है, सोरठा में पहले तीसरे में 11, कम है। तीसरा है बरवै। बरवै में पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। और चौथा है उल्लाला। नाम सुन करके आप लोगों को कोई गाना याद आ रहा होगा। सोचिए, साहित्य कितनी पहुंची हुई चीज़ है, इसीलिए कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। उल्लाला एक छंद है, आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और इसी छंद को पढ़ने वाला कोई साहित्य सुधी कोई पाठक ऐसा रहा होगा जिसने इसी को लेकर के एक गाना बना दिया। गाना तो याद आ ही रहा होगा। तो इस उल्लाला में 15 और 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे देखते हैं विषम मात्रिक छंद। वे छंद जिनके चारों चरणों में मात्राओं में कहीं कोई समानता नहीं होती है उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के छंद मुख्य हैं, कुंडलियाँ और छप्पै। कुंडलिया में दोहा और रोला का समावेश होता है। तो पहला और दूसरा लाइन दोहा हो जाएगा, तीसरा चौथा रोला हो जाएगा, या पहला दूसरा रोला हो जाएगा और तीसरा चौथा दोहा हो जाएगा। इसका कोई क्रम निश्चित नहीं होता है। तो जो क्रम अनिश्चित है, जिसकी मात्राएं अनिश्चित है, वह विषम मात्रिक होगा। और छप्पै में रोला और उल्लाला होता है। परीक्षा में अभी पूछा जा सकता है कि रोला के प्रत्येक चरण में किन किन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है या किन किन छंदों को मिलाकर के रोला छंद या छप्पै छंद बनते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और अभी जितना आप लोगों ने पढ़ा, इसमें से 2 नंबर के प्रश्न निश्चित रूप से इस बार की पीजीटी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप इस छोटे से वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और परीक्षा में 2 नंबर का क्या महत्व होता है, यह प्रतियोगी छात्र को खूब अच्छे से मालूम होता है। पीजीटी की एक वैकेंसी 2016 में आई थी, जिसकी परीक्षा 2019 में हुई थी, और एक दूसरी परीक्षा 2021 में हुई थी। आइए इन दोनों परीक्षाओं से संबंधित छंद के भाग से लिए गए प्रश्नों को जान लेते हैं। 2016 के विज्ञापन में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था
हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन हैं? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में हम निराला का ही नाम जानते हैं, क्योंकि जो छंद के प्रकार बताए गए हैं मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और एक तीसरा होता है मुक्त छंद। इसी परीक्षा में एक और प्रश्न पूछा गया था कि गीतिका छंद का उदाहरण इनमें से कौन सा है? दिवस का अवसान समीप था। दूसरा है तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली। तीसरा ऑप्शन था हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो यह तीसरा ऑप्शन ही गीतिका छंद का सही उदाहरण है। गीतिका सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? यह चौपाई छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह भी सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न था छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही की कि छंद में 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न था बरवै छंद किस प्रकार का छंद है? तो बरवै अर्ध सममात्रिक छंद है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 2016 की वैकेंसी में छंद से 2 प्रश्न बने थे, किंतु 2021 वाली वैकेंसी में छंद से 3 प्रश्न आए थे। तो इस दृष्टि से छंद का जो शीर्षक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह वीडियो अत्यंत लाभदायक है। यदि वीडियो आपको भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।